डिवाइन मास्टर्स को आज जो भी हम इस ध्यान सत्र से और स्वाध्याय के सत्र से सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उस ज्ञान को हमारी आत्मा की प्रगति के लिए और इस विश्व की प्रगति के लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसे रिक्वेस्ट करते हुए आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं मास्टर्स। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जो जिसका नाम है डेथ ऑफ लव्ड वन। वैलेरी नाम की जो एक लेडी है जिसने रिसेंटली उसके बेटे को खोया, उसका भी चैनलिंग उसके उस केस पर चैनलिंग हो रहा है, और डेब डेब नाम की जो मीडियम है वो हेल्प कर रही है। हमने लास्ट टाइम देखा कि उनके जो मंगेतर थे, 12 साल पहले उन्होंने जब उनके जो मंगेतर थे तब के उनकी डेथ हुई थी। अ, वो डेथ बहुत शॉकिंग थी उनके लिए और अनएक्सपेक्टेड थी। तो उन्हें उस सदमे से बाहर आने के लिए बहुत समय लगा। अब वो डीसी बताते हैं, उनका नाम डीसी था। सो डीसी बताते हैं कि मैंने कभी तुम्हें प्यार किया नहीं, ऐसा नहीं था, और मैंने आत्महत्या तुमसे छुटकारा पाने के लिए, ऐसा नहीं था। मैंने आत्महत्या की क्योंकि मैं उस मोमेंट में जानता था कि मैं एनीवे मरने वाला। जो मृत्यु का मेरा कारण था, उस कारण को मैं अपनाना नहीं चाहता था इस जन्म, मतलब मैंने ही प्लान किया था, लेकिन एट दैट मोमेंट आई फेल्ट कि मुझे वो नहीं करना है। इसीलिए मैंने पानी में पानी से ही उसका पूरा पानी से उसे बहुत प्यार था। पानी मतलब समुंदर में वो डाइवर की तरह काम कर रहा था, लेकिन समुंदर के उसी पानी से खुद की जान उसने ले ली, ऐसा कहा गया। तो इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है खुद डीसी की। लेकिन वो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता है, मैंने कभी भी तुम्हें धोखा देने का या फिर प्यार नहीं करने का ऐसा नहीं सोचा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हें कभी धोखा नहीं देना चाहता था। ये मेरे कुछ लेसन्स थे जिसके लिए मैं ये सब प्लान करके लेके आया था। हमारे सोल प्लान में, हम दोनों के एग्रीमेंट में कभी भी शादी करना ये प्लान नहीं था। हाँ, शादी के इस उस एक पड़ाव तक जाना, एक प्लानिंग तक जाना, वो हमारा डिसीजन था, एग्रीमेंट था जो हमने किया। वो बता रहा है किसी जन्म में वो सोल्जर था, तो वो उस जन्म में जब सोल्जर होते हुए भी जो उसने बहुत सारे लेसन्स नहीं लिए, वो लेसन्स वो इस जन्म में लेना चाहता था। उसके अंदर सोल्जर होने की वजह से लाइफ के प्रति रिस्पेक्ट कम हो गया था। उसे लगता था कि मेरे पास जीवन है, मैं कभी भी इसे गवा सकता हूँ, आई डोंट केयर। इस तरह का वो सोल्जर था। ऑल्सो ही सेज कि वो एक फॉरगेटफुल पर्सन भी था एक जन्म में। तो जो भी लेसन उसको सीखने थे, ये सारे वो पर्पसेस लेके इस धरती पे वो जन्म बार बार ले रहा था। फिर वो कहता है कि मैंने वो सारे लेसन्स लिए और मेरा जो काम फिनिश हो रहा था मैंने वो अपने तरीके से फिनिश किया। उसमें कोई भी मेरी तरफ से नेगेटिव फीलिंग्स तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। तो आगे डेब ये एक्सप्लेन करती है कि ये सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस क्यों आती है एक सोल के जीवन में इस पृथ्वी पे आने के बाद। क्यों नहीं वो हमेशा साथ में रह सकते हैं पीसफुली और जॉयफुली। तो डेब कहती है पृथ्वी तल पे नेगेटिव इमोशंस से ही आप चैलेंजेस को फेस करते हो, और उसी से इस जीवन में आपके बदलाव आने लगता है। अगर कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं है, कोई तकरार नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो कि सब कुछ अच्छा ही है, प्रेडिक्टेबल है, और फिर आपको कोई सीखने का मौका ही नहीं मिलता। जब कोई अनप्रेडिक्टेबल थिंग आपकी लाइफ में होती है जो आपको दुख देती है, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करती है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा जरिया होता है सीखने के लिए। जो पृथ्वी अभी है वो लोअर वाइब्रेशन में है, फियर में है, एंगर में है, हेट्रेट में है, लेकिन वो एक्चुअली जितना पेनफुल है उतना ही ज्यादा बड़ा लेसन है लोगों के लिए, अगर उन्होंने उसको लेसन की तरह देखना शुरू किया तो। धीरे धीरे अभी डीसी का जो सोल है वो फेड होते जाता है और डस्टिन आ जाता है। डस्टिन बात करने लगा है वैलरी के थ्रू, सॉरी डेब के थ्रू वैलरी से। तो डस्टिन बताता है कि मेरे जीवन में मैं बहुत अनहैप्पी था। मेरे पास बहुत ज्यादा टैलेंट था, आई अंडरस्टूड, बट मैं जिस ग्रुप में था, मैंने जो मेरा एडिक्शन मुझे हो गया था सडनली ड्रग का, और जिसके कारण मेरा जो सोल प्लान था वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। जैसे मैं स्टक हो गया हूँ, किसी ने मुझे बांध के रखा है, ऐसा महसूस हो रहा था इस ड्रग एडिक्शन की वजह से। और मेरे जो पर्पसेस है वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ मैं।
और उसके कारण मेरे सोल ने एग्जिट प्लान डिसाइड किया। लेकिन जो एग्जिट प्लान डिसाइड हुआ वो एक्सीडेंट था, वो कभी भी आत्महत्या नहीं थी, ऐसा उसने यहाँ पे बता दिया। उसने बोला है कि जब हम दोनों ने हमारा सोल एग्रीमेंट किया था, जिस सोल लेवल पे, तब हमने ये डिसाइड किया था कि मैं 25 ईयर्स से ज्यादा जीऊंगा ही नहीं। ये ऑलरेडी प्लान था। लेकिन मैं तो 19 में ही मैंने जीवन छोड़ दिया, राइट। तो ये कारण, क्योंकि मेरे पास एक फ्री विल थी, मेरे पास एक चॉइस था, क्योंकि मैं आगे मेरे पर्पसेस को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, मैं स्ट्रगल कर रहा था और मुझे कुछ वे आउट नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसीलिए मैंने 25 तक वेट करने से अच्छा मैंने पहले ही अपने जीवन को, इस शरीर को छोड़ने का प्लान कर लिया, उसको अग्री कर लिया एट सोल लेवल। मैंने कभी भी तुम्हें दुख देने का बिल्कुल प्लान नहीं था। वैलेरी को वो भी सेम बता रहा है, क्योंकि दोनों वजह से वैलेरी के अंदर जो पेन क्रिएट हुआ था ना, वो यहाँ पे उन दोनों को समझ में आ रहा है। ओके। तो आगे वो बताता है कि मतलब हायर सेल्फ्स बताते हैं डेथ को, वैलेरी के हायर सेल्फ्स वो कहते हैं कि ये लाइफ टाइम उन्होंने पहले भी जिए है, लेकिन वो रोल उल्टा था। तब वैलेरी डस्टिन की एक चाइल्ड थी, किड थी, और डस्टिन मॉम थी उस एक जन्म में। और उस जन्म में वैलेरी एक घोड़े पे बैठी थी और अचानक से वो गिर जाती है, इंजरी होती है और वो मर जाती है। चाइल्ड लॉस तब डस्टिन ने एक्सपीरियंस किया था, और उसके कारण वो बहुत दर्द में थी। लेकिन बाद में स्पिरिट्स कहते हैं, व्हेन एट दैट टाइम डस्टिन जब मृत्यु पा रहा था एज अ मॉम, वो ग्रेस, फुल ऑफ ग्रेस की स्टेट में था। ओके। तो उसने उसके लेसन कंप्लीट किए, इसीलिए फिर से उसे चाइल्ड लॉस का फिर से लेने की जरूरत नहीं है फिर वो लेसन। तो वैलेरी का कहना है कि मतलब वो ग्रेस में कैसे हो सकती है, लेसन कैसे कंप्लीट होते हैं एग्जैक्टली। डेथ, सडन डेथ आपको क्या सिखाना चाहता है, होता क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी डेथ, लव्ड वंस के डेथ की वजह से आपके अंदर एक ह्यूज ग्रोथ की पोटेंशियल होता है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। स्टेट ऑफ ग्रेस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। वैलेरी के अंदर भी एक स्टेट ऑफ ग्रेस आ गया है, और उसके अंदर भी एम्पथी और कंपैशन आ गया है, ऐसा डेब कहती है। तो तभी वैलेरी को एक सिचुएशन याद आती है कि न्यू ऑर्लिन्स में बहुत बड़ा हरिकेन आया था, हरिकेन कैटरीना। वो बहुत फेमस है क्योंकि वो सबसे बड़ा हरिकेन आया था अमेरिका में। और उस समय पे जब वो एक शॉपिंग करने के लिए आई थी एक जगह पे, वो एक लेडी को हक करती है। वो लेडी जब हरिकेन की वजह से ट्रॉमेटाइज हो गई थी, वो बहुत डर गई थी। उसको वैलेरी सिर्फ हग करती है, कुछ देती नहीं है, बस एक कंपैशन, इमोशन एक शेयर करती है। जिसके कारण वो लेडी उसे कहती है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। दैट मूवमेंट चेंज्ड वैलेरी अ लॉट। और उसका जो एक लेसन था वो कंप्लीट हो गया। उसका पेन अब लव में बदल गया, जब उसको ये रिटर्न में जब उसको मिला ये फीडबैक उस लेडी से। डेव एक बहुत अच्छी चीज बता रही है यहाँ पे। उसको रॉबर्ट एक क्वेश्चन करता है, व्हाट वुड योर गाइड से टू पीपल हु आर टेम्पटेड टू पुश अवे द पेन। अगर आप अभी पेन में हो और आपको लगता है कि मैं इस पेन से बाहर आना चाहती हूँ, क्योंकि हम जान चुके हैं कि कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है सोल लेवल पे, तो हम इसे ब्रेक भी कर सकते हैं। ओके। बैलेंस करना इज द की, इज द फाइनल डेस्टिनेशन, और मे बी द थिंग वी नीड टू वर्क ऑन। बैलेंसिंग कर्मा इज द थिंग, वो करनी जरूरी ही है। वो करेंगे नहीं तो आप अधूरे रहोगे, उस कर्मा को पूरा नहीं कर पाओगे। फिर से आपको उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा किसी और लाइफ टाइम में। तो लोग क्या कहते हैं कि मैं अभी नहीं कर सकता हूँ इसको हैंडल, ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने सोल लेवल पे बनाया मैं नहीं कर सकता हूँ इसे हैंडल, मैं इसे ब्रेक करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उन सारे लोगों को कहते हैं गाइड्स कि इम्ब्रेस देम, वो पेन, वो दर्द, वो कॉन्ट्रैक्ट, उन्हें इम्ब्रेस करो। इतना इम्ब्रेस करो, इतना उसको करीब लेके आओ कि आप बहुत रोना आए। जो जो दर्द अंदर है वो रो के बाहर निकालो। इतने हद तक रो कि आपका एक
लास्ट बूंद बाहर निकल जाए और आप फिर से रेडी हो उठ के नए जीवन को, इसी जीवन को नए तरीके से देखने के लिए। सो ये मैसेज उन्होंने दिया डेब के थ्रू। सो डस्टिन कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने मेरे टैलेंट्स को वेस्ट कर दिया। मैंने बहुत सारी गलतियां की, मैंने बहुत सारी चीजों को बदलने का प्लान किया था जो मैंने नहीं किया। बहुत सारे लोगों से मैंने जो वादे किए थे मैंने वो फिनिश नहीं किए। बट आई थिंक आई डू इट नेक्स्ट टाइम, बिकॉज दिस लाइफ टाइम में मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो मैंने प्लान किया था। तो सोल लेवल पे उसके अंदर वो जानकारी है, गिल्ट नहीं है, बट ही अंडरस्टूड। तो वैलेरी कहती है, बट आई स्टिल वेरी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज तुमने जो किया, जिस तरह से जिया जीवन, वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी था। और अब मैं उसकी वजह से आगे बढ़ पा रही हूँ। तो इसके बाद वैलेरी मतलब डेब और डेब अनाउंस करती है कि डीसी डस्टिन दोनों भी बहुत अच्छे हैं, अब वो वहां पे मौजूद नहीं है। अब वैलेरी की सोल से बात हुई जा रही है। वैलेरी की सोल मतलब हायर सेल्फ उसके बारे में कुछ कह रहे हैं कि एग्जैक्टली वैलेरी क्यों इस जीवन में इस तरह से आई थी। ओके। अब यहाँ पे मीडियम है कॉर्बी। कॉर्बी मिटलेड, मिटलेड नाम की मतलब ये उनकी मीडियम है, जो अभी वैलेरी के सोल से उनके ब्लूप्रिंट के बारे में पूछेगी, उनके डीपर पर्पसेस और चैलेंजेस के बारे में पूछेगी। जो कुछ भी इस जीवन में उसने सहा है वो पहले भी हुआ है उसके जीवन में। ये उसका ये लेसन लर्न करने का ये जो तरीका है वो फर्स्ट टाइम नहीं है, उसने बहुत बार इसी तरह से लेसन्स लर्न किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैलेरी ने जो लॉस अपने फियांसे और सन का जो लॉस एक्सपीरियंस किया, वो क्यों किया? वो पहला प्रश्न सोल से पूछा जाता है, क्योंकि दैट इज द मेन क्वेश्चन इन द ब्लूप्रिंट। जिस ब्लूप्रिंट में उन्होंने इस तरह का कोई लेसन रखा है, वो कहते हैं कि ये लेसन उसने प्लान किए थे जन्म पूर्व से, और इन्होंने ये पास्ट लाइफ में जो एक्सपीरियंस लॉस का पहले भी किया है वो अच्छे से हैंडल नहीं किया था। तो इसीलिए उनको इस जन्म में वो अच्छे से हैंडल करना था। एक्चुअली किसी जन्म में वो बताया गया है कि 1916 में वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, तब डीसी उसके फियांसे थे उस जन्म में भी। और तब उस जन्म में डीसी जब डीसी जब उस शरीर को छोड़ के चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। वो दर्द वैलेरी सहन नहीं कर पाई, और उसने बहुत ज्यादा लाइक वो लोनलीनेस में चली गई। वो खाना नहीं खा रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, एग्रेशन आ गया था। और अल्टीमेटली वो एट द एंड ऑफ दैट लाइफ टाइम उसने सुसाइड कर दिया था। उसने वो हैंडल नहीं किया, बहुत पुअरली हैंडल किया था। फिर उसके बाद डस्टिन एज अ सन एक लाइफ टाइम में उसके साथ आया था वर्ल्ड वॉर टू में। सिमिलरली जब उसके बेटे का मृत्यु हो गया, उसने फिर से आत्महत्या कर ली। तो दोनों समय में जब ये दोनों उसके साथ आए थे, जब उसने इनकारनेशन उनके साथ लिए थे, तब उसने वो लॉस को अच्छे से हैंडल नहीं किया, उसको बहुत बार अपॉर्चुनिटीज मिली। दिस टाइम उसके अंदर वो स्ट्रेंथ आ गई है, क्योंकि ये रिपीटेड पैटर्न्स है इसके लाइफ, प्रीवियस लाइफ टाइम से और यहाँ पे रिपीटेडली ये होता जा रहा है। उसके कारण उसका एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग हो गया है। इससे लगता है मुझे ये सुन के कि जैसे हम अगर देखें, कोई एक बच्चा स्कूल में है और उसका कोई एक सब्जेक्ट बहुत वीक है, लेट्स सपोज कि मैथ। यूजुअली मैथ लोगों का खराब होता है ना। तो बच्चे का मैथ बहुत खराब है, वो एक बार फेल हो गया, दूसरी बार फेल हो गया, तीसरी बार भी फेल हो गया। लेकिन वो बार बार उस टॉपिक को पढ़ के वो एक्चुअली पक्का बना रहा है। और जब फोर्थ टाइम वो पास हो जाएगा, तब तक वो रेडी है किसी और को भी मैथ सिखाने के लिए, क्योंकि इतनी बार उसने पढ़ लिया उस मैथ को। तो सेम चीज यहाँ पे वैलेरी के साथ हो रही है। वैलेरी ने सिमिलर सिचुएशन बहुत सारे इनकारनेशंस में, बहुत सारे पास्ट लाइफ्स में बनाई थी, प्लान की थी। लेकिन एवरी टाइम, बिकॉज हमारे पास वो फॉरगेटफुलनेस होता है ना, जन्म के जन्म पूर्व जो प्लान किया होता है वो हमें याद नहीं रहता है। तो वो याददाश्त जाने की वजह से, वो याद ना रहने की वजह से उसे नहीं पता था कि मैं इसे हैंडल कैसे करूं। तो इस बार उसने इस रिपीटेड एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से हैंडल किया।
तो रॉबर्ट पूछते हैं कि लेकिन हम लोग ये रिपीटेड एक्सपीरियंसेस क्यों लेके आते हैं, लव एंड लॉस, व्हाट्स द पॉइंट, क्या एग्जैक्टली exactly इसमें पॉइंट है? तो गाइड्स कहते हैं, वैलेरी की सोल बताती है, टू लर्न इम परमानेंस, इम्परमानेंस मतलब कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं होता है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। हम जो ये जी रहे हैं लाइफ, इस जीवन को ऐसे जीने का हमने एक प्लान जो बनाया है, वो प्लान प्लान है क्या? ये इल्यूजन है। अर्थ को जिस तरह से मेरी पर्सनालिटी चाहिए उस तरह से बनाने का ये इल्यूजन है। अगर मैं एक स्त्री हूं तो स्त्री को ऐसे दिखना है, ये अर्थ का रूल है, इसलिए एक इल्यूजन बनाया गया है सोल को दिखाने का। ओके, जो भी डिसीजंस हो रहे हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं इस पृथ्वी तल पे, लेसन्स आप लर्न कर रहे हो, आप आगे जा रहे हो, बट दिस पर्सनालिटी इज एन इल्यूजन। तो लाइक वो इल्यूजन क्यों बना है? क्योंकि आप अच्छे से लर्न कर पाओ और उस स्पेस और टाइम के बीच में उसे बसा मतलब उसी के बिटवीन दैट टू फैक्टर्स स्पेस एंड टाइम उसको फिनिश कर पाओ। जो लेसन्स आप उस साइड जाके नहीं ले सकते हो, उस साइड जाके वहां पे मतलब अदर realms में कुछ नेगेटिविटी है ही नहीं, हेट्रेड है ही नहीं, तो आप कैसे सीखोगे? वहां पे बहुत सारी चीजें तो लव से काम मतलब हायर फ्रीक्वेंसी पे जाती है, उससे ही काम चलता है। तो देर आर नो लाइक देर इज नो टाइम एट ऑल, राइट, वो भी है। तो वो इल्यूजन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां ट्रांसपेरेंसी है। तो ये जो हो रहा है पर्टिकुलर लाइफ टाइम में, आप एक लव लेके आते हो, फिर हेट लेके आते हो, फिर लॉस लेके आते हो, ये बता रहा है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। अगर यहाँ पे कोई चीज पैदा हुई है कुछ टाइम के लिए, उस स्पेस में रहेगी, फिर वो चली जाएगी। मतलब क्या होगा? सो ऑथर पूछ रहा है, इसका मतलब है कि डेथ के बाद भी कोई सेपरेशन नहीं होता है क्या? इज इट ट्रू? वो कह रहा है, इज देयर एवर ट्रू सेपरेशन आफ्टर डेथ? तो वैलेरी की सोल बताती है, नहीं, नहीं होता है। देयर इज नेवर सेपरेशन, कभी नहीं होता है वहां पे सेपरेशन। डेथ इज लाइक आप थोड़ी समय के लिए उस पर्सनालिटी इल्यूजन से बाहर आ गए, लेकिन फिर भी वो ऊर्जा वहीं पे रह जाएगी। बस वो पर्सनालिटी, वो इल्यूजन की एक रिस्ट्रिक्शन है जिसके कारण आप ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। दैट मीन्स इसका बहुत ये बहुत प्रोफाउंड मैसेज है हमारे लिए मास्टर्स। अगर आपको लगता है कि कोई लव्ड वन इस शरीर को छोड़ के गया है, इस धरती को छोड़ के गया है, तो वो कहाँ है? कहाँ है वो? मुझे छोड़ के चला गया, मुझे दिखाई नहीं देता है, वो मेरे जीवन में नहीं है। तो अभी भी वो ऊर्जा के रूप में यहीं पे है। ये मैसेज है इसके थ्रू। वहां पे मतलब इसी धरती पे रहते हुए अगर आप समझो, आप और वो लव्ड वन इज नॉट सेपरेटेड। फिजिकली आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फिजिकली सेपरेशन है, क्योंकि ये फिजिकल, ये इल्यूजन हमारे मन की आंखों के सामने है, राइट। हमारा जीव आत्मा कहते हैं ना हम, यूजुअली आत्मा होता है, सोल होती है, लेकिन ये आत्मा जब एक जीव में आती है वो जीव आत्मा होती है। जीव आत्मा लर्न कर रही है और जीव आत्मा के लाइक क्लैरिटी उसके अंदर अगर नहीं है चीजों की, तो वो नहीं फील कर पाएगी उस सोल को जो जो आपकी फैमिली की तरह आपके साथ था या फिर एक लव्ड वंस की तरह आपके साथ था और अब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो ये जीवात्मा की लिमिटेशन है, कह सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली पर्सनालिटी में फील सेपरेशन, बट द सोल रिमेन्स इटर्नल, ऑलवेज कनेक्टेड। ऐसे वो कहते हैं, देर आर नो सेपरेशन, देर इज नो सेपरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई आर फिजिकल इनकारनेशंस नेसेसरी? वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। बार बार क्यों करना है, एक ही बार में सारे लेसन्स क्यों नहीं लर्न करते हैं? तो रिसेंटली मुझे पता चला है, मतलब मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना, इन्फ्लुएंसर कहती है देर आर 44 टाइप्स ऑफ कार्मिक लेसन्स।
ओके। 44 टाइप्स ऑफ कार्मिक लेसन आपको लेने हैं, और कुछ एक 5 लेसन लेने के लिए आप समझ लो कि एक इनकारनेशन ले रहे हो, लेकिन वो 5 लेसन भी आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो एक इनकारनेशन में। तो ऐसे कितने सारे हंड्रेड्स ऑफ इनकारनेशन आपको लेने पड़ते हैं ओनली 5 लेसन कंप्लीट करने के लिए। समझ लो अगर 44 लेसन होते हैं तो वो 44 फिनिश करने के लिए कितने सारे इनकारनेशन लेने पड़ेंगे। इन्फेंट सोल से आप जा रहे हो धीरे धीरे मेच्योर सोल और ओल्ड सोल की तरफ। मतलब जो एक स्थिति है, जो कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना हम, जो डोर्मेंट स्टेट में है वो धीरे धीरे अवेकन स्टेट में आते आते उसे अगर कंप्लीटली वननेस इंटीग्रेशन में जाना है तो उसे कितने सारे टाइम लेना पड़ेगा। क्योंकि कॉन्शियसनेस बदलने के लिए आपका नजरिया बदलना बदलना जरूरी है, राइट। तो पृथ्वी तल पे रह के हम वो कर रहे हैं। हम लोग ऊर्जा बढ़ा रहे हैं हमारे ही आत्मा की, सोल की। जैसे धीरे धीरे सोल की ऊर्जा बढ़ती जाती है, उसमें अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग आती जाती है, एक एक चीज सीख के हम लोग मोक्ष की तरफ भेजने लगते हैं हमारा पोर्शन। तब एक्चुअली आप धीरे धीरे उस एक स्टेट में जाते हो जहां पे हायर सेल्फ की स्टेट आती है। आप उसकी तरह बनने लगते हो। यू बिकम हायर सेल्फ एक्चुअली। तो हम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उसी मार्ग पे है मास्टर्स। इफ यू थिंक कि मैं कहाँ पे हूँ अभी, तो हम लोग उसी मार्ग पे हैं। हम वी आर वेरी क्लोज टू आवर हायर सेल्फ एक्चुअली। सम ऑफ अस आर ऑलरेडी बिकमिंग देयर ओन हायर सेल्फ। ओके। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। धर्म के मार्ग को चुना है, इसको समझा है, इसको फॉलो करना है, नजरअंदाज नहीं करना है। इग्नोरेंस इज द कल्प्रिट हियर। अगर इग्नोरेंस को आप हटा दोगे और क्लैरिटी को अपनाओगे, इवन दो द पाथ इज वेरी वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है कभी कभी ये कि धर्म के साथ हमेशा कैसे चले। लोग तो हमें पागल कहेंगे कि मतलब पैसे मिल रहा है इसे आप छोड़ रहे हो, आर यू मैड और व्हाट। नहीं, लेकिन वो पैसा धर्म से नहीं मिल रहा है ना, वो पैसा गलत चीजों से मिल रहा है। सो ये मेरे कुछ काम का नहीं है। सो लाइफ कैन बी हार्ड एट टाइम्स, बट अगर आपने धर्म को अपनाया और आपने दृष्टिकोण ऐसा रखा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और यही मैं करूंगा क्योंकि मैं इसी में खुश हूँ, मुझे इसमें प्योरिटी फील होती है, मुझे कॉन्फिडेंस महसूस होता है एंड मुझे कंप्लीटनेस महसूस होता है, देन डू इट। ओके। अगर आप इस चीज पे बहुत डटे रहोगे ना, तो आपको समझना है कि यू आर बिकमिंग योर हायर सेल्फ। अनदर थिंग लाइक, सबको फ्री विल होती है ना। तो अगर आपके घर में कोई है या फिर आपके आसपास कोई है, हम लोग कहते हैं कि आपको ऐसा ही करना है, आपको वैसा ही करना है क्योंकि यही सही है, वही ये सही नहीं है। ये रूल्स भी किसने बनाए हैं? हमने ही बनाया ना, जो इस पृथ्वी तल पे है। अगर हमने कहा कि दूध मॉर्निंग में ही पीना चाहिए, रात को नहीं पीना चाहिए, समझ लीजिए। ओके। किसने बनाया है रूल? किसी पर्सन ने ही बनाया होगा ना। अगर हम कहेंगे कि क्या पानी उठे उठे उठने के बाद पहले पानी पी लो, पानी नहीं पियोगे तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, किसने बताया ये चीज? हमने ही बनाया है। भगवान ने आके हमको नहीं बताया कि पानी नहीं पियोगे तो तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा। 7 दिन लोग पानी नहीं पीते तो दे आर स्टिल अलाइव, राइट। तो मैं यहाँ क्या कहना चाहती हूँ, यू कैन जस्ट सजेस्ट समवन समथिंग। ओके। आपको जो इंट्यूशन कह रहा है कि ये सही है, तो आप किसी को सिर्फ सजेस्ट कर सकते हो। उस सजेशन को लेना या नहीं लेना उन पर छोड़ दो, क्योंकि वो अपना प्लान बना के आए हैं। अगर आप उनको फोर्स करोगे चीजों को तो आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, एंड अल्टीमेटली यू आर इन्वॉल्विंग इन दैट कार्मिक अकाउंट। सो डोंट डू इट। मैं ऐसा कहूंगी, एक एक उम्र के बाद जब बच्चे बड़े, मतलब एक 16 ईयर्स के बाद आप किसी किड को ये फोर्सफुली कह रहे हो तो फोर्सफुली ना कहते हो, इसे कंपैशन के साथ कहोगे, सजेस्ट करते रहोगे, द थिंग्स विल बी डिफरेंट, यू नो। क्योंकि वो 16 ईयर्स ओल्ड जो किड होता है, ही इज केपेबल टू टेक हिज ओन डिसीजन। ओके। 16 ईयर्स तक अगर आप किसी बच्चे को डिसिप्लिन करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसके बाद उसे डिसीजन लेने के लिए आप भी फ्री विल दे दो, क्योंकि उसके मास्टर्स ने उन्हें ऑलरेडी दी है। ओके नेक्स्ट।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वैलरी सक्सेस आई मीन इज वैलरी सक्सीडिंग इन हर लेसन्स? क्या उसने सारे लेसन्स कंप्लीट कर लिए, सक्सेसफुल हो गई इस जन्म में? तो वैलरी की सोल खुद ही बोलती है शी इज वेरी ब्रेव। वैलरी इज वेरी ब्रेव, वो बता रही है। वो उसने वो बहुत ज्यादा उसने जो भी फेस किया जीवन में, उसकी वजह से उसने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है खुद के इस लाइफ टाइम में। जो लाइफ टाइम्स उसने, मोर देन 200 लाइफ टाइम्स जो उसने ऑलरेडी किए थे, उससे भी ज्यादा अभी इस जीवन में उसने किए हैं। लाइक ग्रोथ उसने की है, ऐसा वो बता रही है। खुद की सोल ही बता रही है। अब वो उसका पेन उसने मीनिंगफुल बना दिया है, क्योंकि वो उस पेन के द्वारा वो दूसरों को हेल्प करने का कंपैशन खुद में लेके आई है। और उसकी वजह से उसने बहुत सारे लेसन्स इस जीवन में फुलफिल किए हैं। सो फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन व्हाट आई फील इज, अगर आप लव एंड कंपैशन सीख ले तो आप कितनी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो। आपका हार्ट सेंटर ओपन हो जाता है और आप ऊपर की चक्रास को बैलेंस करने लगते हो। राइट, आपके हार्ट और थ्रोट में जब बैलेंसिंग आ जाता है, सो और फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस योर लोअर चक्रास एंड देन वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा एंड योर थ्रोट चक्रा। यू विल फील द अलाइनमेंट। वो अलाइनमेंट आपको कितनी सारी चीजों को सीखने के लिए मदद करता है। एंड मेनली कंपैशन एंड लव। कंपैशन एंड लव इज लाइक ओपनिंग डोर। वो गेट ओपन कर रहा है उन सारे लेसन्स को लर्न करने के लिए, जो शायद हमने कितने हजार जन्मों में पूरा नहीं किया था, सीखा नहीं था। सो इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है इस क्वेश्चन से, कि अगर आप लव और कंपैशन को अपनाते हो, कोई भी पेनफुल सिचुएशन चैलेंज जो आया है उसको कन्वर्ट करते हो लव कंपैशन में, सो यू आर कंप्लीटिंग योर लेसन्स लाइक वेरी फास्ट, एंड जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी। आगे का क्वेश्चन है, कैन वी हाउ कैन ग्रीफ सर्व अ हायर पर्पस? ग्रीफ ही क्यों चाहिए होता है हमेशा? कोई और रीजन नहीं है क्या? कोई और तरीका है या नहीं? तो वो बोलते हैं कि जो भी व्हाट वी लर्न मस्ट बी शेयर्ड। आपने दर्द को सहन किया तो आपको समझ में आएगा कि दूसरे का दर्द क्या होता है। वो जो विजडम आपने कलेक्ट किया आपके दर्द से, तब वो विजडम काम करने लगता है। जब आप दूसरों को देखते हो, आप तब जज नहीं करने लगते हो, आप उसको इग्नोर नहीं करने लगते हो, उसके दर्द को आप समझने लगते हो। जैसे कृष्णा भी कहते हैं ना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। ज्ञान का अग्नि ही कर्म अपने सारे दग्ध करता है। वो कर्म क्या है? इग्नोरेंस। वो कर्म क्या है? किसी को लाइटली कंसिडर करना कि एक पर्सन है जीवन में, वो जी रहा है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा समझ लो। ऐसे आपके जीवन में वैल्यू कब करने लगते हो? जब उसका पेन आप खुद सहन करते हो। सो ज्ञान का अग्नि, जब आपके अंदर इस ज्ञान का अग्नि आता है कि पेन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एग्जैक्टली exactly क्या चेंज कर रहा है, ये ज्ञान आपको भटकने नहीं देगा आपके लाइफ पर्पस से। इसलिए ग्रीफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी हायर पर्पस को फुलफिल करने के लिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। वैलेरी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो मेनली पेन की वजह से आया। पेन जो उसे बार बार मिल रहा था, इधर इट कुड बी बिकॉज ऑफ द डिवोर्स, फर्स्ट डिवोर्स, या फिर बच्चे की मृत्यु, या फिर फियांसे की मृत्यु, या कोई अदर रीजन से उसे जिस तरह से वो पेन मिल रहा था, वो सफरिंग उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहा था, क्योंकि उसने पेन को, दर्द को उसी स्थिति में ना रखते हुए उसने उसे लव में कन्वर्ट किया था, और उसका हायर पर्पस उसने फुलफिल किया था इस तरह से। तो रॉबर्ट का कहना है कि क्या इसके पीछे कर्मा भी है? इस रिलेशनशिप जो उसके बने हैं, जिसको उसने खो दिया, क्या इसके पीछे कोई कर्मा है क्या? तो वैलेरी की सोल कहती है हाँ, इसके पीछे डीपर कर्मा है, बहुत डीप कर्मा है। तो जिस भी कंडीशन में उसने पहले के जन्म में हस्बैंड को, जब वो वॉरियर सोल्जर की तरह था, फर्स्ट नॉट हस्बैंड, फियांसे को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खोया था, फिर
जो कुछ भी हुआ था उसके इनकारनेशंस में, प्रीवियस इनकारनेशन में, तब उसने बहुत सारे डीपर कर्मास बनाए थे। जब डीसी किसी इनकारनेशन में उसके फियांसे की तरह जन्मा था और उससे उसकी मृत्यु हो गई थी, तब वैलेरी ने खाना पीना छोड़ दिया था, उसने आक्रोश किया था, लोगों को परेशान किया था, अननोइंगली किया था, उसे नहीं पता था वो क्या कर रही है, क्योंकि वो एक सदमे में थी, ट्रॉमा में थी। उस ट्रॉमा को खुद के दर्द को इतना बढ़ा दिया उसने कि वो दूसरों को दर्द दे रही थी वो। तो और अल्टीमेटली लाइक उसने खुद को खत्म कर दिया, राइट। लेकिन जब वो किसी को परेशान कर रही थी, वो एक्चुअली कर्म बना रही थी। तो कहते हैं 1500 years ago ये हुआ था। ऐसा कुछ हुआ था जिसके कारण जब डीसी एक वॉरियर था, और नहीं, वैलेरी एंड डीसी वर वॉरियर्स, वो वॉरियर्स की तरह थे जिन्होंने एक वुमेन चिल्ड्रन को मार दिया था किसी रेड के दौरान। ऐसा एक उन्होंने इनकारनेशन यहाँ पे एक्सेस किया है। ऐसा जो ट्रॉमा उस फैमिली को जो मिला था, लॉस का, बच्चों को खोने का, उस वुमेन का, वो भी एक इनकारनेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उसकी उसका भी एक कर्मा यहाँ पे लगा हुआ है। और वो कर्मा बहुत सारे लाइफ टाइम तक उसके पीछे था। तो दो लाइफ टाइम्स को यहाँ मेंशन किया गया है, जब खुद वो सुसाइड करने से पहले आक्रोश जो उसने किया था, और एक वन ऑफ द लाइफ टाइम्स में 1500 years ago जो वैलेरी और डीसी वॉरियर्स थे और उन्होंने किसी फैमिली को परेशान किया था। दोनों का कर्मा बहुत बड़ा था, जिसके कारण अभी भी अब तक मतलब दिस इनकारनेशन तक वो उसको फेस कर रही है, कर्मा बैलेंस नहीं कर पाई वो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन रॉबर्ट का है कि क्या डू सोल्स प्लान द टाइमिंग एंड मैनर ऑफ डेथ? क्या वो सच में जब प्लान करते हैं डेथ, सोल प्लान करते हुए, उसका समय और उसका तरीका भी प्लान करते हैं? ये होता है क्या? तो वैलेरी कहती है कि सेवरल एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, बस एक ही एग्जिट पॉइंट नहीं होता है, बहुत लाइक एग्जिट पॉइंट्स हो रखते हैं। मेनली 3 और 5 पॉसिबिलिटीज होती है कि आप 4-5 बार तो मृत्यु का ऐसा एक समय लेके आते हैं जीवन में, प्लान करके आते हैं, और उसमें से कोई भी प्लान आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो वो कहते हैं एग्जैक्ट मूवमेंट डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ पे। अगर वो अभी ग्रोथ कर रहा है एंड द सोल इज रेडी टू वर्क ऑन हिज ओन जर्नी मोर, तो वो फर्स्ट 2 एग्जिट पॉइंट्स नहीं लेगा, थर्ड एग्जिट एग्जिट पॉइंट नहीं लेगा, उसको लास्ट एग्जिट पॉइंट अगर अगर रहना है तो उतना समय वो लेगा। इट्स टोटली अप टू हिज ग्रोथ, वो क्या कैसे अचीव कर रहा है, उसको क्या करना है, उस पर डिपेंड है एग्जैक्ट मूवमेंट। लेकिन मैनर ऑफ डेथ उसमें भी सेम बताया गया है कि वो भी प्लान्ड होता है। एग्जिट पॉइंट्स के समय पे वो प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसके भी 3-4 ऑप्शंस होते हैं, 3-4 पॉसिबिलिटीज होती है। तो उसकी तरह वो एग्जिट कर लेता है, मैनर भी उसी तरह से प्लान्ड होता है। विद डस्टिन एक्सीडेंटल डेथ, ओवरडोज जो हुआ है ना ड्रग का, क्या उसके सोल का चॉइस था फिर? क्योंकि हमने कहा टाइम फिक्स्ड होता है, मैनर भी होता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। उस समय पे वो सोल किस सिचुएशन से जा रही है और किस तरह से उसको चाहिए, उस पर डिपेंड होता है वो एग्जीक्यूशन। क्या डस्टिन का भी ऐसे ही था फिर? तो वैलेरी की सोल कहती है हाँ, ऐसे ही था। सोल को जो चाहिए, जिस तरह से चाहिए, वो उस तरह से करती है क्योंकि उसमें फ्री विल है। हाँ, वो प्लान जरूर करती है, क्योंकि प्लान करेगी तो ही वो इजी से लर्न कर पाएगी ना। तो जिस सर्कमस्टेंसेस में डस्टिन की मृत्यु हो गई, वो भी ऑलरेडी प्लान था। उसका वन ऑफ द चॉइसेस था, वो एक्चुअली सोल का चॉइसेस था। उस सोल ने अगर कंटिन्यू किया होता इस धरती पे रहने के लिए, तो उसमें बहुत ज्यादा इवेंट्स आगे लिखे हुए थे, जिसके वजह से उसके अंदर डीपर शिफ्ट्स आने वाले थे। ओके। लेकिन अगर वो सोल रेडी नहीं है इतने डीप लेसन्स लर्न करने के लिए, वो शिफ्ट फील करने के लिए, तो वो कुछ नहीं कर सकता। ही द सोल हैज टू एग्जिट। ओके, क्योंकि उसके अंदर उतनी क्षमता भी रही नहीं है। तो सोल डिसाइड करती है, अगर है क्षमता तो वो फेस करेगी, अगर नहीं है क्षमता तो वो नहीं करेगी। इफ नॉट, फिजिकल बॉडी रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली, ऐसा उन्होंने कहा है। ओके।
सो ऐसा क्यों होता है जैसे डस्टिन ने किया है? छोटी उम्र ही क्यों रखते हैं मृत्यु की? क्यों नहीं वो लंबी रखती है? क्योंकि उनको पता है लंबे आयु में वो और ज्यादा सीखेंगे। शॉर्ट लाइफ ही क्यों करना है? तो कब बहुत बार शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट टर्म के लिए ये जब जीवन में आते हैं वो ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं ग्रोथ। ये मेन पर्पस होता है यूजुअली। डस्टिन ने उसके फिजिकल लाइफ में जो भी प्लान किया था, जो भी अकम्प्लिश उसे करना था, स्पेसिफिक पर्पसेस थे, उसमें से बहुत सारी चीजें उसने बहुत स्पीड से अकम्प्लिश की। लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स जो होने थे उसके लिए वो उस समय पे उसका स्पिरिट, उसकी सोल रेडी नहीं थी, इसलिए उसने एग्जिट किया। बट अदरवाइज जो भी सोल शॉर्ट लाइफ प्लान करती है, वो एक्सेलरेशन, वो ग्रोथ एक्सेलरेट करने के लिए करती है। ओके। उसका जो प्लान होता है उनके शॉर्ट टर्म में ही वो बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। उनमें बहुत ज्यादा कंपैशन भी होता है, बहुत लव भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है। वो बहुत टैलेंटेड भी होते हैं। कभी कभी उनमें कोई बहुत बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज भी आ जाती है। उसके सराउंडिंग में वो लव स्प्रेड करते हैं, वो केयर स्प्रेड करते हैं, फॉरगिवनेस स्प्रेड करते हैं, और एट द एंड सरेंडरनेस स्प्रेड करते हैं। ये सारे जो लेसन्स वो दे रही है उसके कारण उनके अंदर वो ग्रोथ बहुत जल्दी एक्सपोनेंशियली फास्ट होती है। और उनके कारण यहाँ जो भी उनके अराउंड है वो लोग भी उतने ही जल्दी ग्रो करने लगते हैं। सो ये उन्होंने कहा कि इस वजह से कम आयु रखते हैं, ऐसा उनका कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, was anyone else involved in Dustin's pre-birth agreement? ऐसा कुछ कोई और भी था क्या? तो डस्टिन के एग्रीमेंट में एक फ्रेंड जो ड्रग सप्लाई करता है उसकी फिजिकल लाइफ में, वो उस सोल एग्रीमेंट में मौजूद था। वो कहते हैं वो ड्रग्स उसको सप्लाई करने का काम जो उसे मिला है, वो कैसे करना है और किस तरह से करना है, वो ऑलरेडी प्लान उन्होंने करके रखा था। ऐसे कहा है क्योंकि शुरुआत में डस्टिन ड्रग एडिक्ट नहीं था। वो कभी कभार लेता था, लेकिन जब उसे लगने लगा कि मेरे पास कोई पर्पस ही नहीं है, लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है, तब वो एक एडिक्शन में चला गया। क्योंकि उसे लाइफ को, उसे पता था कि लाइफ को अभी एंड करना है मुझे, क्योंकि मेरे पर्पसेस को मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। तब ये जो फ्रेंड है जिसके साथ उन्होंने सोल एग्रीमेंट किया था, वो शो अप करता है। वो आ जाता है, मेन रोल में आ जाता है, और वो उसको मर्सीफुली उसकी लाइफ को एंड करने के लिए मदद करता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और जो रोल है यहाँ पे उस फ्रेंड का, ये कार्मिक बैलेंस के लिए उन्होंने चुना है। उसका और डस्टिन का एक जो कार्मिक बैलेंस उनको करना था, उसके लिए ये उन्होंने प्लान किया है। ओके। फिर उसके कहते हैं कि वैलरी के लिए जो मेजर लेसन्स थे वो एग्जैक्टली थे क्या फिर इसमें? तो वैलरी के लिए थे कि उसके रोल्स देखा जाए तो वो एक मदर थी, एक वाइफ थी, एक पार्टनर थी। राइट, डीसी के लिए बस वो पार्टनर थी, कभी वाइफ बनी ही नहीं। लेकिन डस्टिन के लिए वो मदर थी। फिर उसने 2 बार शादी की तो वाइफ भी थी, बनी थी वो। राइट। तो लाइफ टाइम में बीइंग अ वुमेन, और ऐसे सारे रोल्स, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स उसको प्ले करने हैं। उस प्रत्येक रोल के द्वारा वो सेल्फ आइडेंटिफाई कर रही थी, सेल्फ वर्थ को आइडेंटिफाई कर रही थी। जो पहले पहली शादी में उसने खुद को, खुद की एबिलिटीज को समझा। आफ्टर डिवोर्स उसने खुद के बच्चे को संभालने का, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, उसका सेल्फ वर्थ उसने तब डिस्कवर किया फर्स्ट। उसके बाद जब उसके जीवन में प्रेम आया, जो प्रेम बहुत प्योर था, डीसी जो उसके फियोन से बना, उस प्रेम को उसने जब समझा, शी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अ पार्टनर। कितना वैल्यूएबल होता है पार्टनर बनना, प्रेम देना और प्रेम लेना, और वो स्प्रेड करना। फिर जब वो माँ बनी थी, अगर लाइक अनदर लाइक और एक चीज उसने सीखी, मॉम बन के वो नर्चरिंग, नर्चर करना वो सीख लिया। वाइफ बन के सपोर्टिव लाइफ पार्टनर बनना वो भी सीख लिया। तो लॉस जो हुआ है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस को जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन
एक लेडी बन के, एक वुमेन बन के जो रोल्स वो प्ले कर रही है, उसके कारण उसने एक डिफरेंट टाइप ऑफ लेसन भी लर्न किया। ओके। लॉस तो उसको पुश कर रहा है सेल्फ कॉन्शियसनेस को, सोल कॉन्शियसनेस को ग्रोथ के लिए और बैलेंस करने के लिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर डीसी के साथ कभी एंगेजमेंट हुई नहीं होती, मैरिज तो नहीं होने वाली है, लेकिन अगर हुई नहीं होती तो क्या होता। तो एंगेजमेंट जब हो रहा था, वो बोलते हैं कि वहां पे कमिटमेंट दिखाया जाता है। कमिटमेंट मीन्स यू ट्रस्ट समवन, यू आर रेडी टू कमिट फॉर दैट पर्सन और दैट सिचुएशन, राइट, दैट यूनियन ऐसे कहते हैं। उसमें इमोशनल यूनियन होता है और बाउंड्रीज थोड़े कम हो जाते हैं। तो उन दोनों ने वहां पे बाउंड्रीज को कम करना एंड ट्रस्ट को अपनाना सीख लिया था इमोशनल यूनियन के द्वारा। इसीलिए बस एंगेजमेंट तक ही वो बात चली, शादी तक नहीं गई वो बात, क्योंकि उन्होंने प्यार तो सीख लिया था जो अनकंडीशनल था। उनके बीच में सोल लेवल का बहुत ज्यादा प्यार था, तो इसीलिए बहुत जल्दी उनमें ट्रस्ट भी आ गया। कुछ महीनों में ही उसने वैलरी को प्रपोज किया एंगेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि उनका जो एंगेजमेंट हुआ था वो ट्रस्ट और इमोशनल यूनियन को दर्शाता है और लोअर्ड बाउंड्रीज को दर्शाता है। फिर जो उनके हार्ट लाइक उनका लाइक देवर देवर टुगेदर एट हार्ट लेवल, ऐसे भी कह रहे हैं ये, कि उनकी जो इमोशनल स्टेट थी वो बहुत देवर लाइक वो कंप्लीट कर रही थी एक्चुअली, उनको ऐसे कहा गया है, उनके हार्ट को कंप्लीट कर रही थी वो बाउंडिंग उनका, सॉरी बॉन्ड, उनका बॉन्ड उनके हार्ट को कंप्लीट कर रही थी, ऐसा उन्होंने कहा है, जिसके लिए मैरिज की जरूरत नहीं थी। मैरिज वो एक बाइंडिंग बन जाता उनके लिए, वो बॉन्ड को उस बाइंडिंग की जरूरत नहीं थी, बिकॉज देयर हार्ट्स लाइक दे वर कंप्लीट ऑलरेडी, ऐसा कहा गया है। वो लेसन वहीं पे कंप्लीट हो गया, तो मैरिज की जरूरत ही नहीं थी वहां पे। सो कितना सुंदर है ये चीज, राइट, समझने के लिए कि आपको हमेशा एक लेबल देने की जरूरत नहीं होती है हर एक चीज को। विदाउट लेबल भी आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, अगर उसमें उतना और डीप मीनिंग है, इमोशनल बॉन्डेजेस है, या फिर उसमें एक स्ट्रेंथ है, आई वुड से स्ट्रेंथ है। कभी कभी कोई रिलेशन बहुत वीक हो जाता है क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं होती, इमोशंस भी कम हो जाते हैं, स्ट्रेंथ ही नहीं रहता है, तो वो रिलेशन बस नाम का रह जाता है। कोई भी रिलेशन हो सकता है, मैं हस्बैंड एंड वाइफ नहीं कह रही हूँ बस, ये मदर डॉटर का हो सकता है, मदर सन का हो सकता है, या फिर फादर डॉटर, फादर सन का भी हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है। वो नाम के लिए रिलेशन रह जाता है, लेकिन वो बॉन्ड वीक हो गया है। लेकिन अगर उसमें प्रेम है, स्ट्रेंथ है, प्योरिटी है, वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि कभी भी उसे नेक्स्ट लेवल की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कोई दो फ्रेंड है, कहते हैं कि तुम दोनों फ्रेंड्स कैसे हो, तुम लोगों ने शादी कैसे नहीं की। ऐसा होता है ना कि एक बॉय एंड एक गर्ल कभी फ्रेंड नहीं हो सकती, ऐसे बोलते हैं, तुम लोग शादी क्यों नहीं करे, इतने अच्छा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है। वो कहते हैं जरूरत क्या है, वी आर गुड लाइक दिस टुगेदर, राइट। जरूरत महसूस नहीं होना, इट्स लाइक इट्स अ वेरी रेयर थिंग, और बहुत सुंदर चीज है, मैं यहाँ पे समझ रही हूँ इस कॉन्वर्सेशन से। नेक्स्ट तो जो नेक्स्ट वैलरी का प्लान है वो क्या है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, पूछा गया है। तो वैलरी कंटिन्यू करेगी न्यू ऑर्लिन्स में रहने के लिए, उसके जो भी डीप लर्निंग्स है आगे के वो कंप्लीट करेगी। पर्टिकुलरली जो हरिकेन कटरीना है, उस समय पे उसके अंदर जो एम्पथी और कंपैशन जो ग्रो होने वाला है, जो इस एनवायरनमेंट को, वहाँ के एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा जरूरी है, वो उसका काम करेगी, उसके आगे जो भी उसके सोशल या फिर यूनिवर्सल वर्क है वो करने वाली है, ऐसा कहा गया है। अब वैलरी की सोल जो है समझ चुकी है कि मृत्यु बस फिजिकल लेवल पे होती है, सोल लेवल पे कभी भी नहीं होती है। सोल लेवल पे अभी भी वो एकत्र एक ही साथ है, और हम लोग कोई विक्टिम्स नहीं है, हम लोग कोई पनिशमेंट नहीं यहाँ पे फेस कर रहे हैं। ये हमने को क्रिएट किया है, हमने क्रिएट किया है, वी आर द को क्रिएटर्स ऑफ ऑल द सिचुएशंस, विक्टिम्स नहीं है हम। और हम लोग जो अभी फेस कर रहे हैं वो पनिशमेंट, वो पेन नहीं है, वो एक्चुअली चैलेंज है, वो सॉरी वो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है और वो ग्रोथ है, ऐसा उसने समझा।
लॉस इज ट्रांजिएंट। लॉस को डिफरेंटली देखो, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो। लॉस को पेन की तरह अगर देखा जाए तो बहुत सफरिंग आएगी, लेकिन लॉस को आप एक अपॉर्चुनिटी, एक कंपैशन और एक लव की एक मार्क की तरह देखोगे। इट विल हेल्प यू अलॉट टू लिव दिस लाइफ बेटर एंड ऑल्सो हेल्प अदर्स। सोल souls remain connected beyond death. ओके, गिल्ट इज अननेसेसरी। गिल्ट कुछ नहीं होता है, डिसीजंस आप ले रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, तो उसमें गिल्ट ना रखे। इट्स टोटली अननेसेसरी। ओके, एंड फॉरगिवनेस इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन ऑल एक्ट्स आर अंडर दैट लव ऑफ एट द सोल लेवल। अगर आप सोल लेवल के जो प्रेम की स्थिति में हो और उस समय पे अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, तो वहां पे गिल्ट नहीं होता है और वहां पे फॉरगिवनेस की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लव विल एक्ट लाइक एवरीथिंग। लाइक आपने ऑलरेडी फॉरगिव कर दिया, वहां पे कोई गिल्ट नहीं है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्टेंस का नाम ही तो लव है, राइट? तो फॉरगिवनेस वहां पे आती ही नहीं है। सो स्टार्ट वर्किंग विथ लव, टेकिंग एवरी एक्शन विथ लव, so there won't be any regret, there won't be any guilt, and no need of forgiveness. ग्रीफ को कैसे हैंडल किया जाए, ये पूछा गया है इस जो भी ग्रीफ से जा रहा है, किसी ने लव्ड वन को खो दिया है, तो उस ग्रीफ को कैसे हैंडल किया जाए? क्या वो सप्रेस करे अपने पेन को, इग्नोर करे, अवॉइड करे ताकि वो आगे बढ़ पाए? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली आपको उसे बाहर निकालना है। ह्यूमन जो है यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में है, यहाँ पे हम लोग, राइट? सोल है लेकिन ह्यूमन फॉर्म में है। सोल जो ह्यूमन एक्सपीरियंस करने आया है, तो ह्यूमन कैसे एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करेगा अपने इमोशंस को? तो रो के, रो लो, या फिर लिखो, पेपर पे लिखो, जर्नलिंग करो। झगड़ा मत करो, एंगर को मत अपनाओ। एक्चुअली इंस्टेड ऑफ दैट रो लो, राइट करो, या फिर ग्राउंडिंग करो। प्लांट से बहुत अच्छे से आप हील कर सकते हो। बट रो रो के आप अगर खुद की एक लास्ट ड्रॉप तक रोओगे, उसके बाद पूरा टंकी खाली हो गया ना, क्या रोओगे उसके बाद? राइट? एनर्जेटिकली आप क्लेंस हो जाते हो। बेसिकली रोना इज नाइ ये ऐसा वीकनेस का साइन नहीं है, आप एनर्जेटिकली क्लेंस हो रहे हो। कोई भी इमोशन सप्रेस नहीं करना है, किसी भी पेन को अवॉइड नहीं करना है। यू हैव टू हैंडल इट एक्टिवली, ग्रेसफुली, क्योंकि आप उसको उसको आपके खुद के शरीर को, आपकी ऊर्जा को एनर्जेटिकली चेंज करो, आपकी एनर्जेटिकली डेस्टिनी चेंज हो जाए। इसीलिए कर्मा बैलेंस होता क्या है? कर्मा इज लाइक एन एनर्जी, वो एनर्जेटिक डेप्थ है। उस एनर्जेटिक डेप्थ को आपको बैलेंस करना है, ट्रांसम्यूट करके एक न्यू एनर्जी फॉर्म में। न्यू एनर्जी फॉर्म क्या होता है? अगर यहाँ किसी जन्म में आपने वो बनाया है कर्मा, किसी को दर्द देने का, पेन, राइट, अगेन पेन, पेन देने का, हर्ट देने का, उसे आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करना है और वो एक्सपीरियंस करके उसे ट्रांसम्यूट करना है इनटू लव, कंपैशन, एम्पैथी। जब आप वो करते हो, देन यू आर हील्ड कंप्लीटली, एंड एक्चुअल मीनिंग ऑफ हीलिंग इज दैट ट्रीट योर सेल्फ काइंडली, चूज काइंडनेस फॉर एवरीवन। ऐसे मैंने सुना है रिसेंटली, देखो एक पॉडकास्ट में बहुत सुंदर बता रहे थे, लव मतलब क्या, एग्जैक्टली आप क्या करते हो, स्पिरिचुअल हो जाते हो, मतलब आप प्रेम करने लगते हो। तो बोलते प्रेम करते, सभी तो प्रेम करते हैं, क्या प्रेम करना है फिर? वो बोलते प्रेम आप एक पर्सन से, एक पर्टिकुलर पर्सन से नहीं, आपको प्रेम सभी में दिखाई देने लगता है। मतलब आप देखो तो एक वॉल दिखाई दे रहा है घर का, लेकिन आपको लगता है कितना सुंदर वॉल है, उसको मैं और भी सुंदर कर सकती हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पेड़ को देख रहे हो तो आपको लगेगा कि ये पेड़ कितना अच्छा खड़ा है। व्हाट्स द पॉइंट? खड़ा ही तो है, अगर कोई बोलेगा तो आप, आपके अंदर प्रेम है तो आपको लगेगा कि प्रेम के द्वारा आप देख रहे हो उस पेड़ को, और पेड़ कितना सुंदर है। वो चिकन भाग रहा है, कितना सुंदर भाग रहा है। वो इंसान की आंखें कितनी सुंदर है। तो यू डोंट रोमेंस लाइक टेक इट लाइक, डोंट रोमांस अ पर्सन, रोमांस द यूनिवर्स, द पर्सन सेड इन द पॉडकास्ट। एक पर्सन से नहीं, यूनिवर्स से प्यार करो।
So very beautifully the person explained in that video. तो जब आप वो करने लगते हो, you'll start loving yourself, you'll start living your life with the love and the fullest, जिसके लिए आप जीवन ले रहे हो बार बार। अगर आपने जीवन लेने का ही पर्पस पूरा कर लिया, फिर से इस इल्यूजन की क्या जरूरत है, फिर से इस पर्सनालिटी क्या क्या जरूरत है, फिर क्या डेथ और क्या बर्थ, राइट? देन यू हैव ऑलरेडी कम आउट ऑफ दैट साइकिल। मेजर मेजर टीचिंग्स क्या है? सोल प्लान्स मेजर इवेंट्स को बताते हैं, डेथ और बर्थ दोनों को बताते हैं। डेथ कैसी होगी और बर्थ भी कैसे होगा, दोनों को मेंशन करते हैं। बिटवीन बर्थ एंड डेथ जो भी इवेंट्स होने हैं, सारे लाइफ इवेंट्स को वहां पे प्लान किया गया होता है। मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होते हैं एंड मल्टीपल पोटेंशियल होता है ग्रोथ का। डिपेंड्स ऑन योर टाइमिंग, योर सिचुएशन एंड योर रिस्पॉन्स। ओके, जो भी आप लॉस लेके आते हो वो रिकरिंग कार्मिक लेसन हो सकता है। सो उसे अंडरस्टैंड कीजिए, अवेयरनेस में आइए, खुद को अलाइन कीजिए और उस कार्मिक लेसन को बैलेंस कीजिए। ग्रीफ इज देयर फॉर यू, ग्रीफ इज फॉर हीलिंग, नॉट फॉर बीइंग स्कैर्ड और फीलिंग दैट आई एम अ विक्टिम। आपको ग्रीफ को हीलिंग की तरह लेना है। कोई भी यहाँ पे विक्टिम नहीं है, को क्रिएटर्स है। फिजिकल डेथ कभी भी होती नहीं है, कोई रिलेशन एंड होता नहीं है। ओके, सेल्फ वर्थ को अपनाना है। लव इज द परमानेंट, लव इज ओनली परमानेंट। बाकी सारा सेपरेशन या फिर सारी चीजें इल्यूजनरी है। खुद की एनर्जी को रिक्लेम कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए, बी इन अवेयरनेस। ये पूरा मैसेज इस चैप्टर से हमें बताया जा रहा है। सो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 6 फिनिश कर दिया है। बहुत पावरफुल था और बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिला। एक्चुअली रॉबर्ट शॉर्स के सारे बुक्स का थीम ही लव है, अनकंडीशनल लव है। अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ोगे, शुरुआत किसी सिचुएशन से होती है लेकिन वो एंड लव पे ही होती है। तो प्लीज डू रीड दीज बुक्स ताकि आपके अंदर जो ये लव की एनर्जी है उसको आप और बढ़ा पाए। और बाकी फिर किसी भी लेसन को सीखने के लिए आपको कोई स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, अगर आपने लव को सीख लिया। ओके मास्टर्स, दिस इज ऑल फ्रॉम मी।